अब एक बात स्पष्ट तौर पर आप जान लीजिए कि आप भले ही कोई भी एग्जाम दे रहे हो, चाहे सीजीएल की अगर मैं बात करूं कि आप कहें कि सर इतिहास के तो उसमें 3-4 प्रश्न ही रहने हैं, हम क्यों बहुत वास्ट पढ़ें। वो प्रश्नों के लिहाज से नहीं तय होता है कि आप कितना पढ़ेंगे। पाठ्यक्रम पाठ्यक्रम होता है। चाहे 4 प्रश्न आए, चाहे 5 आए और चाहे 15 आए, पाठ्यक्रम सबके लिए एक जैसा होता है। हर एक विषय की एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग होती है, एक सामान्य समझ होती है और एक उसका एडवांस लेवल होता है। आप अगर यूपीएसआई की परीक्षा, बिहार एसआई, सीजीएल या कांस्टेबल की परीक्षा दे रहे हैं, इतिहास के प्रश्न वहां भी देखने को मिलेंगे। आप आईएएस की परीक्षा देंगे, वहां भी मिलेंगे प्रश्न। लेकिन अंतर सिर्फ अप्रोच का हो जाता है। तो आपका बेसिक पहले तो बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। बेसिक इतना अच्छा होना चाहिए कि आप यहां पर मानकर चलिए कि सीजीएल के भी एग्जाम में 25 में से लगभग 12-14 सवाल बेसिक ही आने हैं। और जब आप बेसिक सवाल गलत करते हैं तो आप कितनी भी मेहनत कर लें, परिणाम नहीं आता। रिजल्ट लाने के लिए पहली शर्त यही है कि बेसिक में आपका 100% रिस्पॉन्ड होना चाहिए। यानी इतिहास विषय के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है, कुछ मूलभूत अवधारणाएं हैं। अगर वो भी ठीक से नहीं तैयार किया आपने तो इसका मतलब आपने सही तैयारी नहीं की। जैसे सबसे पहले अगर हम लोग हिस्ट्री की शुरुआत करें तो इसमें आपको ये तो कम से कम मालूम ही है कि इतिहास को हम 3 सेगमेंट में बांटते हैं। इसका एक कालखंड कहलाता है प्राचीन भारत। ये तो सभी को मालूम है कि ये भी बताने की जरूरत है। मालूम है ना। तो इसमें अगला स्टेप आपसे ही पूछता हूं कि प्राचीन भारत की शुरुआत कहां से की जाए। अगर मालूम है तो बताइए इसकी बिगनिंग कहां से होगी। मतलब हम इतिहास की जब बात कर रहे हैं, अतीत की बात कर रहे हैं, तो अतीत तो जो 100 साल पहले वो भी है, जो 500 साल पहले वो भी है। और अगर सबसे पहला कालखंड प्राचीन आता है तो मैं आप लोगों से ये जानना चाहता हूं बिगनिंग कहां से करें। मतलब टाइम पीरियड में क्या कोई बता सकता है। सिंधु घाटी सभ्यता। यानी सिंधु घाटी सभ्यता से पहले आप मानते हैं कि इंसान था ही नहीं। आप एक तरफ कह रहे हैं कि इतिहास अतीत का अध्ययन है। हिस्ट्री पास्ट की ही तो स्टडी है। अगर पास्ट आप डिसाइड कर रहे हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन से स्टार्ट करेंगे तो इंडस वैली सिविलाइजेशन से पहले क्या इंसान नहीं था। वैदिक पीरियड तो और आगे चले आए आप। हाँ, वो आगे है। पीछे जाने की मैं बात कर रहा हूं। तो मैं आगे बात करूं उसके पहले फिर एक बार इसीलिए कुछ बेसिक बातें बताना चाहता हूं। इतिहास के 3 अलग अलग कालखंड हैं। एक है एंशियंट इंडिया, एक है मेडिवल इंडिया और एक है मॉडर्न इंडिया, आधुनिक भारत। तो आज हम लोग सबसे पहले शुरुआत करेंगे एंशियंट इंडिया से, प्राचीन भारत से। लेकिन मैं उसकी शुरुआत करूं तो इससे पहले कुछ बेसिक चीजें आप जानिए कि इतिहास क्या है, हिस्ट्री क्या है। हिस्ट्री बेसिकली लैटिन भाषा के एक शब्द से बना है, वो टर्म है हिस्टोरिका या हिस्टोरिया। ये लैटिन भाषा का एक शब्द है। और हिस्टोरिया की जो मीनिंग होती है, इसका मतलब होता है पास्ट इवेंट्स, यानी अतीत की घटनाएं। अतीत की घटनाएं, पास्ट इवेंट्स। तो इतिहास जो हिस्टोरिया टर्म से बना है, उसकी एक लिटरल मीनिंग अगर ली जाए तो इसका मतलब क्या हुआ, पास्ट इवेंट्स यानी अतीत की घटनाएं। जैसे ही हम अतीत की बात करते हैं, हमारे सामने एक सवाल खड़ा होता है कि आखिर अतीत कब से। भाई पास्ट इतना तो आप जानते ही, जो बीत गया उसी को कहते हैं बीती हुई बातें। लेकिन आखिर कब से। तो जब हम इतिहास का अध्ययन करते हैं तो उसमें सेंटर में अगर देखा जाए, एक नायक की तरह कोई खड़ा है जिसका अतीत आप पढ़ने जा रहे हैं, जिसकी कहानी आप पढ़ने जा रहे हैं, वो कौन है, मानव, यानी ह्यूमन।
देखिए, अतीत किसी भी चीज का हो सकता है। जैसे हम अगर पृथ्वी की बात करें, अर्थ की बात करें, तो पृथ्वी का भी तो अतीत होगा। जब हम पृथ्वी की बात करते हैं तो शायद आप सबको मालूम होगा कि हमारी पृथ्वी कब पैदा हुई, जन्म कब लिया पृथ्वी ने? कब? 15 बिलियन ईयर पहले। और कोई जवाब? हम्म? बिग बैंग थ्योरी से। और कोई जवाब? अब आप सोचिए बच्चों कि आप सबका बेसिक का क्या हाल है, जो कक्षा 6 की एनसीईआरटी की किताबों में लिखा। 5 बिलियन ईयर, 4.6 बिलियन ईयर्स एग्जैक्टली आप लगभग आंसर दें अगर तो 4.6 साल पहले पृथ्वी बनी। 4.6 अरब वर्ष पहले। साल नहीं, अरब बीच में गायब करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। तो 4.6 अरब साल पहले पृथ्वी बनी। क्या हम इतिहास का अध्ययन वहां से करेंगे? नहीं। हमारे इतिहास के विषय में पृथ्वी का अतीत शामिल नहीं, वो भूगोल का विषय। उसको भी हिस्ट्री कहते हैं, लेकिन उसे कहते हैं जियोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ द अर्थ, यानी पृथ्वी का भूगर्भिक इतिहास। हम इतिहास में नायक के तौर पर मनुष्य को खड़ा कर रहे हैं, मानव को। तो आपका जवाब होना चाहिए था कि सर, हिस्ट्री अगर हम पास्ट की कहानी पढ़ने जा रहे हैं तो शुरुआत भी वहीं से करेंगे जहां मानव होगा। जब तक मानव इस धरती पर है ही नहीं तब तक बात नहीं करें, क्योंकि पहले मानव नहीं आया। पहले ऐसे ऐसे जीव जंतु आए जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। जैसे आप पढ़ते हैं कि भूगोल में ही एक पीरियड आया जिसको जुरासिक पीरियड कहते हैं, डायनासोर हुआ करते। लेकिन हमें वो तो नहीं पढ़ना, वो तो एंथ्रोपोलॉजी का सब्जेक्ट मैटर होता है कि पहले समुद्र में कौन सा जीव बना, कैसे एक माइक्रोबायोम से एक बड़े बड़े जीव बनने शुरू हुए। हमारा विषय है जहां मानव का जन्म हुआ। और पूरी दुनिया में इस बात को प्रमाणित कर दिया गया है कि मानव का जन्म सबसे पहले जिस जमीन पर हुआ था वो जगह आज कहलाती है अफ्रीका। इसीलिए अफ्रीका महाद्वीप को मानव के उद्भव भूमि कहा जाता है, यानी ओरिजिनल होमलैंड ऑफ ह्यूमन बींग्स। वहीं से मानव की कहानी शुरू होती। और अगर टाइम पीरियड देखा जाए कि ये कब रहा होगा जब अफ्रीका में मानव आया, तो ये बहुत ज्यादा पुराना समय नहीं। ये मुश्किल से आप बहुत पीछे जाएंगे तो पाएंगे लगभग 25 लाख साल पहले की कहानी, यानी 25 लाख ईयर्स एगो। तो अगर आप मानव के उद्भव से कहानी शुरू भी करेंगे, यानी इतिहास को शुरू भी करें यहां से, तो कितना ज्यादा खींचकर पीछे ले जा सकते हैं? 25 लाख साल पहले। यहां से कहानी शुरू होती है और यही कहानी बढ़ते बढ़ते कहां तक आती है? वर्तमान तक, यानी प्रेजेंट तक। तो रियल में बच्चों हिस्ट्री कुछ नहीं है। हिस्ट्री केवल हमें कहानी बताती कि इंसान इस धरती पर आया तो तब से वो क्या क्या करता रहा जिससे वर्तमान में वो पहुंचा। आज जो हमारे पास असीम क्षमताएं हैं, हमने ऐसी ऐसी क्षमताएं प्राप्त कर ली हैं जिससे हम अंतरिक्ष में जाकर स्टेशन बना रहे हैं, मंगल पर जमीन बुक की जा रही है। तो ये क्षमताएं कहां से आई, इंसान कैसे यहां तक पहुंचा, ये पूरी कहानी ही क्या कहलाती है? इतिहास। तो हिस्ट्री हो गया मानव के उद्भव से लेकर के और वर्तमान तक आने की कहानी। कैसे सभ्यता आई, कैसे मानव ने ज्ञान विज्ञान में प्रगति की और कैसे यहां तक पहुंचा, ये पूरी कहानी ही इतिहास कहलाती। इसीलिए एक बहुत महान इतिहासकार हुए हैं, उनका नाम था E.H. कार। ये इस पर एक स्टेटमेंट देते हैं, ये कहते हैं इतिहास कुछ नहीं, ये अतीत और वर्तमान के बीच में एक संवाद है, डायलॉग बिटवीन पास्ट एंड प्रेजेंट। आज की बहुत सारी बातें हैं जिसका जवाब हमें पास्ट से मिलता, और इसीलिए इतिहास हमेशा प्रासंगिक रहेगा। हम लोग इतिहास इसीलिए पढ़ते भी। तो एक तो आपका जवाब ये हो सकता है, सर इतिहास इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि हमारे सीजीएल के पेपर में आएगा, जो 4 सवाल आएंगे उसका उत्तर देना। लेकिन रियल में इतिहास इसलिए पढ़ाया जाता है स्कूल से लेकर विश्वविद्यालय तक, जिससे हम वर्तमान की चीजों को जान सके, समझ सकें, उसका अतीत खोज सकें। फॉर एग्जाम्पल, भारत के संदर्भ में आज भी आप देखते एक बहुत बड़ी समस्या है। कई बार आप सुनते हैं सांप्रदायिक दंगे हो जाते, संप्रदायवाद हो जाता है, जातीय तनाव हो जाते हैं। तो एक सवाल तो मन में आता ही होगा कि ये कम्युनल वायलेंस क्यों हो रहे हैं, ये जातीय तनाव क्यों हो जाता है, कास्ट को लेकर कभी कभी विवाद क्यों हो जाता है, कास्ट कब आया? इसका जवाब कहां से मिलेगा?
अतीत से मिलेगा, इतिहास से मिलेगा। यानी आप ये नहीं कह सकते जो बीत गई सो बात गई। कई बार कहते नहीं जो बीत गई सो बात गई, उसको पढ़कर क्या करेंगे? बाबर अकबर जो करना था कर गए, हम उसको नौकरी में क्या अप्लाई करेंगे? लेकिन वर्तमान में बहुत सारी चीजों में हमें अपने अतीत से ही समाधान मिलता। हम अतीत को भुला नहीं सकते, वो हमें विरासत में मिला, और कहते हमारा वर्तमान उसी विरासत पर खड़ा होता। इसलिए आप अपने विरासत को संजोने की भी कोशिश करते। पूरी दुनिया ऐसा करती है। बल्कि आप देखते हैं कि वर्ल्ड लेवल पर जो हेरिटेज होते हैं, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए एक अंतरराष्ट्रीय संगठन भी काम करता है। क्या नाम है उसका? यूनेस्को। यूनेस्को यही तो कर रहा है। यानी जब हमारे प्रधानमंत्री लाल किले की प्राचीर से भाषण दे रहे होते हैं, आप कल्पना करिए कि एक बच्चा जो अभी इस धरती पर पैदा हुआ, वो बड़ा हो रहा, अपने पिता के साथ गया जो है लाल किला देखने। तो अगर वो पूछ ही रहा है कि ये बिल्डिंग किसने बनवाई, तो ये थोड़ी कह देंगे मोदी जी ने बनवाई है। बल्कि आप उसका अतीत जानेंगे तभी तो जवाब दे पाएंगे। आप में से कोई बता सकता है उस बिल्डिंग का ऑफिशियल नाम क्या है? जिस प्राचीर से हमारे प्रधानमंत्री स्वतंत्रता दिवस पर भाषण देते हैं, उसका आधिकारिक नाम क्या था जब इसे बनाया गया था? अतीत जब तक ठीक से पढ़ोगे नहीं, जवाब कहां से आएगा? कक्षा 7 की एनसीईआरटी किताब में चित्र के साथ पूरी कहानी तक लिखी है उस पर। दरअसल उसे मुगल बादशाह शाहजहां ने जिस नाम से बसाया था, उसका नाम था शाहजहानाबाद। इसलिए एंट्री गेट पर आज भी लिखा है उसका नाम शाहजहानाबाद। लाल किला इसलिए कहते हैं क्योंकि लाल बलुआ पत्थर से वो बनाया गया। नहीं तो लाल किला आगरा में भी है और लाल किला दिल्ली में भी है, बस अंतर ये वो अकबर ने बनवाया, ये शाहजहां। ये लाल किला इसलिए कहलाए क्योंकि इसमें रेड सैट स्टोन का इस्तेमाल किया गया, लाल बलुआ पत्थर का इस्तेमाल किया गया। फिलहाल मैं आता हूं कहानी पर। तो जब हम 25 लाख साल पहले मानव के उद्भव की बात करते तो वो जगह क्या? अफ्रीका। लेकिन हम तो इतिहास किसका पढ़ने जा रहे हैं? हर जगह भारत लिखा है, तो हमें तो भारत के संदर्भ में बात करना है। अब अगर भारत का इतिहास शुरू किया जाए तो कहां से शुरू होगा? तो फिर वही सवाल, आप इसका जवाब भी ऐसे देंगे, सब भारत में जब से मानव होगा वहां से शुरू करेंगे। तो भारत में मानव के होने का, मानव के अस्तित्व का जो हमें प्रमाण मिलता है वो और भी बहुत कम पुराना है। इस पर अभी रिसर्च जारी ही है, और जो सबसे पुराना प्रमाण मिला है वो बहुत ज्यादा पुराना नहीं, बस 2.5 लाख साल पुराना है। तो हिंदुस्तान की जमीन पर, खासकर जिसे इंडियन सब कॉन्टिनेंट हम कह सकते हैं, भारतीय उपमहाद्वीप, भारतीय उपमहाद्वीप की भूमि पर मानव के होने का जो पहला पुराना प्रमाण मिलता है, वो ये दिखाता है कि शायद 2.5 लाख साल पहले हम मानव बस चुका था। कैसे? ये अभी कहानी आगे आएगी, एक एक चीजें आपको क्लियर होती जाए। देखिए, पढ़ाने के क्रम में मैं बिल्कुल जल्दी में नहीं हूं कि चैप्टर शुरू करूं और फैक्ट बताना शुरू करूं। जिस इतिहास को आप पढ़ने जा रहे हैं उसके प्रति आपकी एक समझ विकसित होनी चाहिए। और मेरे पढ़ाने का अप्रोच अब तक आपको पता ही चल गया। मैं 3 मेथड पर काम करता हूं। एक, क्लास नोट्स खुद बनवाऊंगा, लेकिन पहले चाहूंगा आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो, और उसके बाद क्लास नोट्स के अलावा मैं आपको यहाँ स्लाइड पर मैटर भी दूंगा। स्लाइड पर दिए गए मैटर को मैं जिस दिन दूंगा उस दिन बता दूंगा कि आपको पढ़ना है। जैसे आज भी आपके लिए लगभग 12 पेज का मैटर बनाकर लाया, वो आपको सेल्फ पढ़ना, लेकिन उसको पढ़ने की काबिलियत यहाँ क्लास के लेक्चर से आपको मिल जाएगी, आपको समझ में आ जाएगा क्या लिखा। और तीसरा लेवल जो आपको बुकलेट मिलेगी, वो आपकी सेल्फ स्टडी के लिए है। तो यहां पर मैं यही समझाने की कोशिश कर रहा हूं बच्चों की, जब हम भारत के संदर्भ में इतिहास शुरू करते हैं, तो जो आपका पाठ्यक्रम निकल कर सामने आया, वो अगर देखा जाए तो 2.5 लाख वर्ष पूर्व से लेकर 1950 तक का इतिहास। ऐसा नहीं कि 1950 के बाद इतिहास नहीं है। मैंने कहा जो बीत गया वो सब इतिहास, जो कल बीता वो भी इतिहास। लेकिन आपका पाठ्यक्रम यहां समाप्त हो गया, तो आपको पढ़ाई भी वही रोक देनी। अगर आप यूपीएससी की परीक्षा दे रहे हैं तो मैं कहूंगा इससे और आगे बढ़िए, क्योंकि यूपीएससी में 1964 तक की हिस्ट्री पूछी जाती, 1964 तक का इतिहास शामिल, जिसको समकालीन इतिहास कहते हैं। लेकिन आप लोगों के पेपर में अभी तक उससे सवाल नहीं आए, तो उसे पढ़ने की जरूरत भी नहीं।
आप 1950 तक की पूरी कहानी देखेंगे भारत के संदर्भ में कि 2.5 लाख साल पहले हमारे यहाँ जो मानव था वो कैसा था और हम यहाँ तक पहुंचे तो कौन कौन से पड़ाव आए। लेकिन कम से कम इतना तो स्पष्ट ही है कि इस पूरी लंबी कहानी के 3 चरण हैं, जिसमें पहला चरण क्या कहलाता है? प्राचीन काल, यानी एंशियंट। तो एंशियंट इसका मतलब यहां तक तो नहीं जाएगा। जब 3 चरण है तो इसका कहीं ना कहीं समापन भी तो होगा। तो अगर 2.5 लाख साल पहले से हम शुरू करेंगे एंशियंट हिस्ट्री को, इसका प्रारंभ अगर यहां से करेंगे बिफोर 2.5 लाख ईयर्स एगो, तो अगर यहां से शुरू करेंगे यहां पर, तो हम कहीं ना कहीं तो आकर रुकेंगे। तो आप पाएंगे कि यह कहानी आकर समाप्त होती है 7th सेंचुरी एडी में, 7वीं शताब्दी ईस्वी। अब एक फिर सवाल खड़ा होता है कि आखिर ये कैसे डिसाइड हो गया कि 7th में एंशिएंट खत्म? तो 7वीं शताब्दी ईस्वी में कुछ ऐसा घटनाक्रम आपको देखने को मिलेगा भारत के इतिहास में, जिसने भारत के इतिहास को बदल कर रख दिया। एक नए चरण में हमने प्रवेश किया। तो जब हम यहां पहुंचेंगे तो मैं इस पर बात भी करूंगा। केवल हल्का सा आपको हिंट कर देता हूं, 7वीं शताब्दी के इतिहास में भारत में एक घटना घटित होती है जिसका नाम है सामंतवाद, फ्यूडलिज्म। तो इसका जवाब है सामंतवाद। यानी सामंतवाद का जब भारत में जन्म होता है तो भारत का इतिहास प्राचीन से मध्यकाल में बदल जाता है। क्यों मध्यकाल में बदला, कैसे बदला, ये जब हम मेडिवल हिस्ट्री पढ़ेंगे तब बात करेंगे। लेकिन कम से कम आज की क्लास में एक पहला जवाब आपके पास है। कोई आपसे पूछे कि प्राचीन इतिहास कहां से लेकर कहां तक है, तो आप कहेंगे 2.5 लाख साल पहले से लेकर और 7वीं शताब्दी ईस्वी तक। अगला कोई सवाल करे कि आखिर 7वीं के बाद मध्यकाल क्यों हम लोग पढ़ने लगते हैं, तो आप कहेंगे भारत में एक बहुत बड़ा बदलाव आया जिसका नाम था सामंतवाद। ये दो जवाब क्लियर है। हालांकि अभी मैं जानता हूं आप सामंतवाद नहीं समझ रहे हैं क्या है, लेकिन जब टॉपिक आगे पढ़ेंगे तभी तो जानेंगे। अच्छा, अब जितनी भी बातें मैंने की आपके सामने ये बताने के लिए कि आपका एंशिएंट हिस्ट्री का पाठ्यक्रम क्या है, इस पर फिर एक सवाल खड़ा होता है। आप यहां से पूछ सकते थे कि शुक्ला सर आपको कैसे पता कि 2.5 लाख साल पहले इंसान था? या फिर आप ये भी पूछ सकते थे कि बाकी चीजें जो आप बता रहे हैं ये कैसे आपको पता? एक सवाल ये भी तो आपकी तरफ से हो सकता। तो एक जवाब मेरा भी हो सकता, भाई मैंने रामशरण शर्मा एक किताब है उसमें पढ़ा है। लेकिन ये जवाब तो उचित नहीं हुआ। रामशरण शर्मा अगर दिल्ली विश्वविद्यालय के बहुत बड़े प्रोफेसर हुए, उन्होंने किताब लिखी, या झांसी माली ने बुक लिखी है, तो अगर उस किताब को पढ़कर ये बातें बता रहा हूं तो ये लोग कहां से जाने? तो इसके पीछे कोई ना कोई ठोस आधार तो होगा जहां से पता चले। तो इतिहास हमेशा किस चीज पर टिका होता है? स्रोत पर, यानी सोर्सेस पर। इसीलिए बच्चों, जो मैंने आपसे पूछा था पढ़ना कहां से शुरू करेंगे, आपने कहा सिंधु घाटी की सभ्यता। उसका कारण क्या है कि पूरे मुखर्जी नगर में ज्यादातर संस्थाएं जो पढ़ाती हैं हिस्ट्री का सिलेबस, वो पहला चैप्टर इंडस वैली सिविलाइजेशन होता। आज के 15 साल पहले जब मैंने अपना कैरियर इसी मुखर्जी नगर पढ़ाने में शुरू किया, तो मुझे भी जो पहली क्लास दी गई थी बोला गया था सर यहां से शुरू करना। तो मैंने कहा मैं बोले गए के अनुसार नहीं पढ़ाता हूं, मैं अपने अनुसार पढ़ाता हूं और मेरा जो पहला टॉपिक है वो कुछ और होगा। तो उन्होंने कहा सर सिलेबस तो यहीं से, कहा मुझे डिजाइन करने दीजिए सिलेबस, छोड़ दीजिए आप। इसीलिए आप एनसीईआरटी की किताब उठाकर देखिएगा, कक्षा 6 की भी किताब, तो पहला अध्याय है अतीत को जाने कैसे। आप कभी एनसीईआरटी के लिए टाइम नहीं निकालते हैं, लेकिन सबसे बेहतरीन किताब लिखी गई और आपके पेपर में भी वहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। आप केवल एंशिएंट में 2 किताब पढ़ लीजिए, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। कक्षा 11 वाली रामशरण शर्मा और कक्षा 6 वाली हमारे अतीत पहला खंड, उसका पहला अध्याय ही है कक्षा 6 की किताब का, हम अपने अतीत को जाने कैसे। हमें कैसे, मान लीजिए मैं आपसे पूछूं कि पानीपत की पहली लड़ाई किसके बीच लड़ी गई, तो आप कहते हैं बाबर और इब्राहिम लोदी।
लेकिन मैं कहूं आपको कैसे पता, तो ये जवाब थोड़ी वो दे सकते सर मेरा घर पानीपत के पास ही है। ठीक है, पानीपत के पास है, लेकिन इससे तो जवाब नहीं आएगा, इसका कोई ना कोई ठोस प्रमाण तो होना चाहिए। तो उसका प्रमाण है कि सर जो ये लड़ाई लड़ रहा था वो खुद इस पर प्रमाण लिख कर गया, और उसी किताब का नाम है तुझके बाबरी या बाबरनामा। तो बाबरनामा में इस बात का जिक्र है, या फिर बाबरनामा के समकालीन इतिहासकारों ने जो किताबें लिखी हैं उसमें इसका जिक्र है। तो इसका मतलब ये हो गया कि इतिहास जानने के कुछ ना कुछ साधन होते हैं, कुछ सोर्सेज होते हैं, और इन सोर्सेज को अगर आप देखें तो दो कैटेगरी में बेसिकली रखा जाता है। एक को कहते हैं पुरातत्व, आर्कियोलॉजी, और एक को कहते हैं साहित्य, यानी लिटरेचर। तो इतिहास को जानने के दो साधन होते हैं, कौन कौन से? आर्कियोलॉजी और लिटरेचर। तो पुरातत्व से भी इतिहास पता चलता है, और पुरातत्व से जो इतिहास पता चलता है वो बड़ा प्रामाणिक भी माना जाता। ऐसा इसलिए क्योंकि पुरातात्विक स्रोतों में मॉडिफिकेशन के चांसेस कम, लेकिन लिटरेरी सोर्सेज में मॉडिफिकेशन हो सकता। जैसे एक उदाहरण दूंगा, ऐसे उदाहरण आपके सामने रख रहा हूं, अभी जो स्लाइड आपके लिए तैयार की है उसमें कहानी पढ़िए, बहुत अच्छे से उसने एक्सप्लेन किया है कि क्यों साहित्यिक स्रोतों की जगह पर आप देखें तो आप पाएंगे कि कहीं ना कहीं इनका ज्यादा महत्व है। जैसे उदाहरण के लिए इस लाइन को आप पढ़िए, इसमें क्या लिखा है? लिखा है कि राजा हर्षवर्धन जो 7वीं शताब्दी के एक राजा हुए, इनके किसी भी स्रोत में हमें चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय के हाथों इनकी पराजय का उल्लेख भी नहीं मिलता। यानी कि भारत के इतिहास में एक राजा हुए 7वीं शताब्दी में जिनका नाम था हर्षवर्धन, और हर्षवर्धन को दक्षिण के एक राजा ने हराया, उसका नाम क्या था? पुलकेशिन द्वितीय। लेकिन पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को हराया, हर्षवर्धन पर बहुत सारी बातें लिखी गई हैं, लेकिन कहीं भी इस बात का जिक्र ही नहीं होता कि हर्षवर्धन हारा था। क्यों? क्योंकि आप देखिए क्या लिखा कि इस स्थिति में यह बात स्पष्ट हो जाती कि हर्ष के जीवनी लिखने वाले, जो हर्षचरित नाम से उनकी जीवनी, जो उनके दरबारी लेखक थे बाणभट्ट, उन्होंने जानबूझकर अपने आश्रयदाता की पराजय का उल्लेख नहीं किया। यानी जब दरबार में ही बैठा हुआ वो लेखक है तो अपने राजा की बुराई क्यों करेगा? यानी आप वही बात है कि मीडिया में नौकरी कर रहे हैं और मोदी की बुराई संभव है? तो निष्पक्ष जानकारी हमें कहां से मिलेगी? निष्पक्ष जानकारी हमें दूसरे स्रोतों से मिलेगी, और इसीलिए आप देखिए पुलकेशिन द्वितीय का एक अभिलेख मिला है जिसका नाम है एहोल अभिलेख, जिसमें इस बात का जिक्र हुआ कि हर्षवर्धन और पुलकेशिन में लड़ाई हुई नर्मदा नदी के तट पर। तो मैं बच्चों आपको यही बताना चाहता हूं कि इतिहास केवल साहित्य से नहीं जाना जा सकता, इतिहास पुरातत्व से भी पता चलता। और पुरातत्व इसलिए बहुत प्रामाणिक जानकारी देता है क्योंकि इसमें फेरबदल की गुंजाइश कम। कैसे? ये आगे पढ़ेंगे, समझ विकसित होती जाएगी। जैसे लाल किला, तो शाहजहां ने लाल किला कैसा बनवाया, शाहजहां ने ताजमहल कैसा बनवाया, इसको बहुत ज्यादा मॉडिफाई नहीं किया जा सकता। जैसा बना वैसा ही स्ट्रक्चर आप देख सकते। आज भी ताजमहल जाएंगे तो उसी स्ट्रक्चर में दिखाई देगा जैसा शाहजहां ने बनवाया था। लेकिन अगर कोई किताब लिखी गई है, मान लीजिए शाहजहां के ऊपर एक किताब लिखी गई, उस बुक का नाम है, क्या नाम है? पातशाहनामा। तो हमीद अब्दुल लाहौरी ने जो किताब लिखी पातशाहनामा, उसमें तो मॉडिफिकेशन भी तो हो सकता, उसी के बेस पर मैंने नई किताब लिखी और उसमें कंटेक्स्ट को मैंने अपने हिसाब से मॉडिफाई कर दिया। तो इसका मतलब साहित्यिक स्रोतों से ठोस जानकारी तब मिलती है जब पुरातात्विक प्रमाण मिल जाए, और इसीलिए इतिहास जानने में दोनों की प्रमुख भूमिका। लेकिन यहीं से अब आपका सिलेबस डिजाइन होना शुरू होगा। इतिहास में साहित्य की भूमिका कब शुरू हुई, लिटरेचर कब आया? मैंने यहां पर एक बॉर्डर लाइन क्यों खींची? क्योंकि साहित्य का मतलब क्या होता है? लेखन सामग्री। जब तक लेखन कला नहीं आएगी क्या साहित्य आ सकता है? लिखना पढ़ना नहीं जानेंगे क्या साहित्य आ सकता है? तो इसका मतलब कि साहित्य तो बहुत बाद की चीज है, उसके पहले का पूरा इतिहास किससे जाना जा रहा है? पुरातत्व।
जैसे मैं आपसे पूछूं कि भारत के इतिहास में आप लोग बताइए सबसे पुराना लेख कौन सा मिला है? सबसे पुराना लेख, मोस्ट एंशियंट इंस्क्रिप्शन ऑफ एंशियंट इंडिया, कोई बता सकता है आप में से? हम्म? अशोक का अभिलेख। सबसे पुराना लेख मिला है हड़प्पा की मोहरों पर, क्वाइन पर नहीं। हड़प्पा की मुहर, सील्स ऑफ हड़प्पा। यानी ये बात प्रमाणित होती है कि इंसान ने लिखना पढ़ना सीख लिया था जब हड़प्पा सभ्यता आई, क्योंकि उनकी मोहरों पर उनकी स्क्रिप्ट मिली है। स्क्रिप्ट समझते हैं ना? हिंदी में क्या कहते हैं? लिपि। लिपि क्या होता है? लेखन कला। तो लेखन कला का आविष्कार, इस बात का प्रमाण मिलता है हड़प्पा की मोहरों से कि ये लोग लिखना पढ़ना जान गए। उसके पहले का कोई लेख नहीं मिला। तो अगर हम हड़प्पा सभ्यता की बात करें तो ये तो बहुत पुरानी सभ्यता तो नहीं है। ये तो मुश्किल से आज के संदर्भ में देखा जाए तो कह सकते हैं 5,000 साल पुरानी, इससे ज्यादा तो नहीं। जबकि हमने इतिहास पढ़ने की बात कहां से शुरू की है? 2.5 लाख साल पहले। तो इसका मतलब 5,000 साल पहले से कुछ लिखा है ही नहीं। और जब लिखा ही नहीं है तो उनका इतिहास कहां से पता चलता है? पुरातत्व से। लेकिन अब एक चीज ध्यान रखिएगा, इतिहास का वो कालखंड जिसकी जानकारी केवल पुरातत्व से मिले, कोई लिखित सुराग ना हो, कोई लिखित प्रमाण ना हो, उसको क्या कहा जाता है? तो उसी को कहते हैं प्राग ऐतिहासिक काल। तो यहां से पहले आप लोग कुछ इंट्रोडक्शन लिख लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। लिखिएगा। हाँ, लिखिए। लिखिए, द वर्ड हिस्ट्री। द वर्ड हिस्ट्री originates from the Greek word historia, originate from the Greek word historia, originate from the Greek word historia, which means which means study of past, which means study of past or the knowledge acquired by investigation, or the knowledge acquired by investigation, or the knowledge acquired by investigation, investigation. The knowledge of past events, the knowledge of past events, the knowledge of past events is based on two types of sources, is based on two types of sources, is based on two types of sources, two types of sources, that is archaeological sources and literary sources. That is archaeological sources and literary sources. Archaeological sources and literary sources. On the basis of the sources, on the basis of the sources, on the basis of the sources, the ancient Indian history, the ancient Indian history can be classified, can be classified into following, into following three periods, into following three periods, into following three periods. इतिहास के लिए अंग्रेजी में, इतिहास के लिए अंग्रेजी में हिस्ट्री शब्द का प्रयोग होता है। इतिहास के लिए अंग्रेजी में हिस्ट्री शब्द का प्रयोग होता है। अंग्रेजी में हिस्ट्री शब्द का प्रयोग होता है, शब्द का प्रयोग होता है जो यूनानी भाषा के हिस्टोरिया शब्द से बना है, जो यूनानी भाषा के हिस्टोरिया शब्द से बना है।
यूनानी भाषा के हिस्टोरिया शब्द से बना है। हिस्टोरिया शब्द से बना है। हिस्टोरिया का शाब्दिक अर्थ, हिस्टोरिया का शाब्दिक अर्थ, हिस्टोरिया का शाब्दिक अर्थ अतीत का अध्ययन है। हिस्टोरिया का शाब्दिक अर्थ अतीत का अध्ययन है। अतीत का अध्ययन है। अतीत का अध्ययन है। या एक ऐसा, या एक ऐसा अध्ययन, या एक ऐसा अध्ययन जो खोज और अन्वेषण पर आधारित हो। जो खोज और अन्वेषण पर आधारित हो। खोज और अन्वेषण पर आधारित हो। इन्वेस्टिगेशन का मतलब होता अन्वेषण। अन्वेषण पर आधारित हो। इन्वेस्टिगेशन। इस प्रकार इतिहास का अध्ययन, इस प्रकार इतिहास का अध्ययन, इतिहास का अध्ययन दो प्रकार के स्रोतों पर निर्भर करता है। 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 निर्भर करता है। पहला पुरातत्व, दूसरा साहित्य। साहित्य। अध्ययन स्रोतों के आधार पर, पैरा चेंज करके, अध्ययन स्रोतों के आधार पर, अध्ययन स्रोतों के आधार पर प्राचीन भारतीय इतिहास को, प्राचीन भारतीय इतिहास को निम्नलिखित तीन चरणों में बांटा जाता है। निम्नलिखित तीन चरणों में बांटा जाता है। अध्ययन स्रोतों के आधार पर प्राचीन भारतीय इतिहास को निम्नलिखित तीन चरणों में बांटा जाता है। पहला लिखिएगा, प्री हिस्टोरिक एज, प्राग ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल। दूसरा प्रोटो हिस्टोरिक एज। आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल। तीसरा हिस्टोरिक एज, यानी ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल। अब देखिए इसका कंसेप्ट बच्चों आप सीख लेंगे तो अभी एक सवाल का आप जवाब देंगे जो आपके पेपर में आया है। ठीक है, इसको समझेंगे अब हम लोग। क्या है कॉन्सेप्ट? मैंने अभी थोड़ी देर पहले ये बताया कि हमें अतीत की बातें किससे पता चलती हैं? पुरातत्व और साहित्य से। लेकिन साहित्य बहुत बाद में आया, लेखन कला बहुत बाद में आई। इंसान पैदा हुआ 2.5 लाख साल पहले, और आप जब उसकी कहानी पढ़ना शुरू करेंगे तो बड़ी रोचक कहानी आप पाएंगे कि एक ऐसा जीवन रहा जब इंसान खाना बदोश था, हंटिंग पर जीवन जीता था। वो फूड गैदरिंग करता था, फूड प्रोड्यूसर भी नहीं था, खेती बाड़ी भी नहीं आती थी, मकान बनाने भी नहीं आते थे। वो गुफाओं में जाकर सोता था, तन ढकने के लिए कपड़े भी नहीं थे, जानवरों की खाल ओढ़ता था और आग से भी डरता था। तो एक जीवन ऐसा भी था जब ना एसएससी के फॉर्म निकलते थे, ना यूपीएससी का फॉर्म निकलता था, जिंदगी मौत से कटती थी।
केवल आराम से गए, जंगल में शिकार किया और मांस मिल गया, खा लिए, गुफा में सो गए। कोई टेंशन नहीं, डिप्रेशन क्या होता है पता ही नहीं था। लेकिन जैसे जैसे उसने विकास करना शुरू किया, चुनौतियां बढ़ती चली। क्या हुआ? तो यहां पर मैं कुल मिलाकर के ये कह रहा था कि अतीत का एक ऐसा कालखंड था जहां पर इंसान पढ़ना लिखना नहीं जानता था, लेकिन जीवन जीने के लिए कुछ ना कुछ तो करता था। सरवाइव करने के लिए, जैसे इंसान की सबसे बेसिक जरूरत क्या है? वो है भोजन। तो पहले तो भोजन तो चाहिए ही चाहिए, उसके बिना तो सरवाइव करेगा नहीं। तो भोजन पाने के लिए उसने जो जुगाड़ किए, जो व्यवस्थाएं अपनाई, उससे उसका इतिहास हमें पता चलता। तो अतीत का कोई ऐसा कालखंड जिसके बारे में हमारे पास कोई लिखित विवरण नहीं, लिखित विवरण नहीं है, बल्कि केवल पुरातत्व से इतिहास पता चलता, केवल उसके आर्कियोलॉजिकल एविडेंस से हमें इतिहास पता चलता है, उसे प्री हिस्टोरिक एज कहते हैं। तो पैरा चेंज करके पहला पॉइंट लिखे, लिखिए, हिस्ट्री ऑफ सच टाइम पीरियड, हिस्ट्री ऑफ सच टाइम पीरियड, हिस्ट्री ऑफ सच टाइम पीरियड which knowledge which knowledge is based only on is based only on is based only on archaeological evidences, only on archaeological evidences, and no written records, and no written records are available, and no written records are available for that time period, no written records are available for that time period, is called prehistoric age, is called prehistoric age, is called prehistoric age। अतीत का वो कालखंड, अतीत का वो कालखंड, अतीत का वो कालखंड जिसके विषय में हमें जानकारी के लिए, जिसके विषय में हमें जानकारी के लिए, जिसके विषय में हमें जानकारी के लिए, हमें जानकारी के लिए कोई लिखित विवरण उपलब्ध नहीं है, कोई लिखित विवरण उपलब्ध नहीं है, कोई लिखित विवरण उपलब्ध नहीं है। इनके विषय में ज्ञान केवल पुरातात्विक स्रोतों से मिलता है, इनके विषय में ज्ञान केवल पुरातात्विक स्रोतों से मिलता है, केवल पुरातात्विक स्रोतों से मिलता है, पुरातात्विक स्रोतों से मिलता है, पुरातात्विक स्रोतों से मिलता है, मिलता है। उसे प्राग ऐतिहासिक काल कहते हैं, उसे प्राग ऐतिहासिक काल कहते हैं, प्राग ऐतिहासिक काल कहते हैं। यहां तक स्पष्ट है। अब आते हैं आद्य ऐतिहासिक काल किसे कहेंगे। तो जो प्रोटो हिस्टोरिक एज है, अगर आप देखें तो आप पाएंगे कि इसमें आर्कियोलॉजी तो है ही है, लेकिन साथ में लिटरेरी सोर्सेज भी आ गए, मतलब रिटन रिकॉर्ड्स आ गए। लेकिन समस्याएं क्या हैं? इसको आज तक डिसाइफर्ड नहीं किया गया। डिसाइफर्ड मतलब होता है रीड नहीं किया गया, पढ़ने में सक्षम नहीं। भाई आपके सामने मान लीजिए कि इस तरह से कोई चीज लिखी गई और पूछा गया बताइए क्या लिखा है, क्या लिखा? बंगाली लिखी है, बिल्कुल, लेकिन बंगाली में क्या लिखा?
अगर मैं इसी को लिखूं कि अब पढ़ो क्या लिखा है, और अगर मान लीजिए मैं यहां पर अब लिखूं तो क्या लिखा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको ये दोनों स्क्रिप्ट तो पढ़नी आ रही थी, लेकिन ये नहीं आ रही क्योंकि ये बंगाली स्क्रिप्ट थी, लिखा जबकि पहले भी राम था। तो फर्क सिर्फ इस बात का है कि जब तक हम स्क्रिप्ट पढ़ना नहीं जानते हैं, कैसे जान पाएंगे क्या लिखा। तो इंडस सिविलाइजेशन की स्क्रिप्ट तो मिल गई, लेकिन वो पिक्टोग्राफिकल है, वो चित्राक्षर लिपि है, उसको पढ़ने पर आज भी रिसर्च चल रहा और अभी सफलता नहीं मिल पाई। तो इस कारण से ध्यान रखिएगा कि सिंधु सभ्यता के बारे में लिखित प्रमाण होते हुए भी हमें किस पर निर्भर रहना पड़ रहा है, पुरातत्व पर, आर्कियोलॉजी पर। तो यहां से इतिहास का एक ऐसा चरण आता है जब रिटन रिकॉर्ड्स तो हैं, लेकिन आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज से नॉलेज मिले, यानी इंसान ने लेखन कला का विकास कर लिया लेकिन हम उसे नहीं पढ़ पा रहे हैं। तो ऐसी अवस्था को क्या कहते हैं, प्रोटो हिस्टोरिक। तो इसको लिखिएगा आप डेफिनेशन, लिखिए सच टाइम पीरियड ऑफ हिस्ट्री, सच टाइम पीरियड ऑफ हिस्ट्री, हिस्ट्री when when script was discovered या script was developed, when script के ब्रैकेट में लिख लीजिएगा राइटिंग आर्ट, राइटिंग राइटिंग आर्ट, when script was developed, when script was developed, but these scripts but these scripts are not deciphered, are not deciphered, are not deciphered, इसका मतलब होता है रीडेबल, रीडेबल, are not deciphered, and its knowledge is based, and its knowledge is based on archaeological evidences, on archaeological evidences, is called protohistoric age, is called protohistoric age। अतीत का वो कालखंड, अतीत का वो कालखंड, अतीत का वो कालखंड, वो कालखंड जिसमें लेखन कला का विकास हो गया, जिसमें लेखन कला का विकास हो गया, लेखन कला का विकास हो गया, परंतु लेखन कला का विकास हो गया, परंतु 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 उसकी लिपि अभी तक अपठनीय है, उसकी लिपि अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी है, लिपि अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी है, पढ़ी नहीं जा सकी है, और इसके विषय में जानकारी, और इसके विषय में जानकारी, इसके विषय में जानकारी पुरातात्विक स्रोतों पर निर्भर है, पुरातात्विक स्रोतों पर निर्भर है, पुरातात्विक स्रोतों पर निर्भर है, स्रोतों पर निर्भर है, निर्भर है, आद्य ऐतिहासिक काल कहलाता है, आद्य ऐतिहासिक काल कहलाता है। अब आते हैं तीसरे पर। अच्छा, इस बात से अब आपको खुद ही ये पता चल गया होगा हिस्टोरिक एज क्या है, जिसमें आर्कियोलॉजी और लिटरेचर एक दूसरे के लिए सप्लीमेंट्री हैं,
या कॉम्प्लीमेंट्री हैं, पूरक हैं उनके लिए। यानी जो बातें यहाँ पर आपको लिटरेचर में मिल रही वो आप यहाँ भी पा रहे हैं। तो इतिहास में एक ऐसा समय आया जब ठोस प्रमाणों पर इतिहास की रचना हुई। दरअसल इतिहास है क्या, रिकंस्ट्रक्ट किया जाता। इतिहास तो बीती हुई बात है, वो दोबारा तो लौट कर नहीं आ सकता, लेकिन उसे हम रिकंस्ट्रक्ट करते हैं। रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए सोर्स ढूंढते हैं, और सोर्स जब हमें बहुत ठोस तरीके से जानकारी दे तो हम कहते हैं ऐतिहासिक काल। फॉर एग्जाम्पल, मैं कहूं महाभारत का युद्ध हुआ, तो क्या यहां पर यह ऐतिहासिक घटना मानी जा रही? नहीं मानी जा रही, नहीं मानी जा रही। यह ऐतिहासिक युद्ध थोड़ी है, ये तो पौराणिक युद्ध कहलाता है। यानी इसका कोई ठोस प्रमाण है ही नहीं कि महाभारत जैसी कोई लड़ाई हुई थी। कौरव पांडव वास्तव में कोई यहाँ पर ऐसे वंशज थे, क्योंकि वो तो महाभारत एक महाकाव्य है जिसमें किसी की रचना, लेकिन उसका कोई ठोस प्रमाण नहीं उपलब्ध है। लेकिन यही अगर आपसे पूछा जाए कि क्या सिकंदर और पोरस के बीच कोई लड़ाई हुई थी, तो आप कहेंगे सर लिटरेचर में भी है और उसके ठोस प्रमाण भी उपलब्ध है। या फिर इसी तरीके से अगर देखा जाए पानीपत की कोई लड़ाई हुई थी, तो उसके ठोस प्रमाण भी उपलब्ध है। तराइन के मैदान में कोई लड़ाई हुई थी, तो आप कहेंगे उसके ठोस प्रमाण भी उपलब्ध है। चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर में लड़ाई हुई, तो उसके ठोस प्रमाण भी उपलब्ध है। तो जहां से आर्कियोलॉजिकल एविडेंस और लिटरेरी सोर्सेज वो पूरी तरह से हमें जानकारी देने लगे, वो ऐतिहासिक काल कहलाता। अच्छा, आज तक आपने इतिहास की किसी किताब में महाभारत रामायण पढ़ा है? तो वो क्या मुद्दा है पहले ये जानो। वो पहले ये जानो, क्या वहां पर ये विवाद था कोर्ट में राम यहाँ पैदा हुए कि नहीं, या विवाद ये था कि जहां मस्जिद है यहाँ पहले मंदिर था? पहले ये बताओ। कोर्ट का केस पता ही नहीं है, जबरदस्ती लोग की सुप्रीम कोर्ट का जज घोषित कर रहा राम यहीं पैदा हुए। अरे मुद्दा ये था कि एक आदमी ने दावा किया जमीन मेरी पुश्तैनी है, और इस पर जो है पहले से मस्जिद थी। दूसरे ने दावा किया नहीं, यहाँ विक्रमादित्य ने मंदिर बनवाया था, तो मंदिर था। तो मंदिर था या मस्जिद था, विवाद ये है। राम के पैदाइश को लेकर कोर्ट में कोई मामला था ही नहीं। अब वो मंदिर क्यों बनाया गया वो अलग विषय है, वो तो हमारी भी आस्था है। हमने जाकर भगवान शिव का एक मंदिर बना दिया, किसी ने तोड़कर वहां मस्जिद बना दी, तो मैं तो यही दावा करूंगा जमीन मेरी थी, मैंने भाई शिव मंदिर बनाया था। ये बाद में इस पर मस्जिद खड़ी की गई। मुद्दा ये था, वक्फ बोर्ड दावा जो कर रहा था उसके विरोध में, तो वो हम उसमें फिलहाल नहीं पढ़ते हैं। मैं यहाँ पर सिर्फ, और ना मैं यही कह रहा हूँ भाई, अगर यूट्यूब पर क्लास चल रही है तो बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि राम ऐतिहासिक थे कि नहीं थे, लेकिन इतिहास पढ़ा रहा हूँ इसलिए मैं बात कर रहा हूँ। वो हमारे आस्था के विषय, वो ऐतिहासिक व्यक्तित्व नहीं। अगर आप मान लीजिए चंद्रगुप्त मौर्य की बात करने लगे, अशोक की बात करने लगे, तो वो ऐतिहासिक व्यक्तित्व है। लेकिन अगर अर्जुन की बात करने लगे, भगवान कृष्ण की बात करने लगे, तो वो इतिहास का विषय नहीं। तो एक बात ध्यान रखिएगा कि यहां पर मैंने आपसे कहा कि इतिहास प्रमाणों पर आधारित होता, और प्रमाण जब पुरातत्व और साहित्य दोनों में मिले तो उसके आधार पर उसे ऐतिहासिक काल कहा जाता। तो एक ऐसा टाइम भारत के इतिहास में आप देखेंगे जहां से आपको चीजें प्रमाण के रूप में दिखाई देंगी। खासकर वैदिक काल के स्रोत लिखित रूप में जब आए तो कुछ बातें प्रमाण के रूप में भी सामने आई, इसीलिए वहां से ऐतिहासिक युग की शुरुआत हो जाती। तो आप अगला लिखिएगा, लिखिए सच टाइम पीरियड ऑफ हिस्ट्री, such time period of history which knowledge is authenticated, which knowledge is authenticated, which knowledge is authenticated, knowledge is authenticated, authenticated by both sources, by both sources, by both sources, both sources are called historic age, are called historic age, are called historic age, historic age। अतीत का वो कालखंड
अतीत का वो कालखंड, अतीत का वो कालखंड जिसकी जानकारी जिसकी जानकारी पुरातत्व और साहित्य दोनों से प्रमाणिक हो, जिसकी जानकारी पुरातत्व और साहित्य दोनों से प्रमाणित हो, पुरातत्व और दोनों से प्रमाणित हो, जिसकी जानकारी पुरातत्व और साहित्य दोनों से प्रमाणित हो, उसे ऐतिहासिक काल की संज्ञा देते हैं। उसे ऐतिहासिक काल की संज्ञा देते हैं। ऐतिहासिक काल की संज्ञा देते हैं। ऐतिहासिक काल की संज्ञा देते हैं। अब मान लीजिए आपके पेपर में बच्चों ऐसा कोई सवाल आया, 4 ऑप्शन लिखा। पहले ध्यान से सुनिएगा। ये 4 ऑप्शन लिखा, पाषाण काल, हड़प्पा काल, मौर्य काल, गुप्त काल। ये सब इतिहास के अलग-अलग चरण हैं। अब अगर आपसे पूछा जाए कि इसमें से कौन सा एक कालखंड है जिसको प्री हिस्ट्री में कंसीडर करेंगे, यानी जिसे कहेंगे प्राग इतिहास, तो क्या आंसर हो जाएगा? स्टोन एज। क्यों स्टोन एज को प्री हिस्ट्री कहेंगे? क्योंकि इसके विषय में हमें जानकारी केवल स्टोन टूल्स या उनके द्वारा इस्तेमाल में लाई गई चीजों से मिली। तो पुरातात्विक स्रोतों से जानकारी, कोई लिखित साधन नहीं। फिर इसके बाद अगर यही सवाल बदल कर आया कि इसमें से कौन सा प्रोटो हिस्टोरिक एज में कंसीडर होगा, तो आप देखिएगा सीजीएल के पेपर में यही सवाल आया है कि सिंधु घाटी सभ्यता को आद्य युगीन सभ्यता क्यों कहा गया, इसे प्रोटो सिविलाइजेशन क्यों कहा गया? क्योंकि इसकी लिपि अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी। समझ में आ गया? तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट अगर पता है ना, तो आप कई तरह के प्रश्नों का उत्तर अपने आप दे पाएंगे। तो इस तरह से ध्यान रखिएगा, इतिहास में 3 अलग अलग चरण हैं, प्री हिस्टोरिक एज, प्रोटो हिस्टोरिक एज और हिस्टोरिक एज। तो जो आप यहां पर एंशियंट इंडियन हिस्ट्री पढ़ते हैं वो शुरुआत होती है कहां से? प्री हिस्टोरिक एज। तो प्री हिस्टोरिक एज मैंने कहा अफ्रीका में 25 लाख साल पहले शुरू होता है, लेकिन भारतीय उपमहाद्वीप में इसका प्रमाण 2.5 लाख साल पहले होता। ये बात अलग है कि अभी रिसेंट में महाराष्ट्र में एक जगह है बोरी, बोरी नाम की जगह से लगभग 14 लाख साल पुराना एक प्रमाण खोजा गया, जो ये इंडिकेट करने लगा है कि शायद भारत में भी 15 लाख साल पहले मानव बस चुका था। लेकिन अभी तक इसके पहले मान्यता थी कि 2.5 लाख साल पहले यहां मानव बसा। मैंने क्या कहा, हम हिस्ट्री को रिकंस्ट्रक्ट करते हैं और रिकंस्ट्रक्ट करने में गलतियां भी हो सकती। जैसे आज तक सिंधु घाटी सभ्यता का टाइम पीरियड डिसाइड नहीं हो पा रहा है। कोई कहता नहीं यहां से शुरू है, कोई कहता नहीं यहां से शुरू है। क्यों? क्योंकि ठोस प्रमाण नहीं। तो हम जिस प्रमाण के आधार पर बात करते हैं, हो सकता है फ्यूचर में कोई नया एविडेंस सामने आ जाए, हमें कुछ ऐसा मिल जाए जिससे पता चले कि ये तो और पुरानी सभ्यता थी। लेकिन अभी तक जो प्रमाण उपलब्ध है, जैसे पूरी दुनिया में बहुत लंबे समय तक बहुत सारे ज्ञान जिस रूप में रहे वो समय के साथ बदलते गए। भाई मुझे मेरे ज्योग्राफी के टीचर ने पढ़ाया था सोलर सिस्टम में 9 प्लैनेट्स हैं। आज के बच्चे जो पढ़ रहे हैं वो कह रहे हैं 8 प्लैनेट्स हैं। तो मैं ये थोड़ी कहूंगा मेरे टीचर ने मुझे बेवकूफ बना दिया। भाई तब 9 प्लैनेट्स ही माने जा रहे हैं। 2006 में प्लूटो का प्लैनेट का दर्जा ही खत्म हो गया तो 8 हो गए। तो प्रमाणों के आधार पर जानकारी बढ़ती जाती है और हो सकता है फ्यूचर में कोई ऐसा भी एविडेंस मिल जाए कि पता चले सिंधु घाटी सभ्यता 10,000 साल पुरानी। लेकिन अभी जो प्रमाण उपलब्ध है उसके आधार पर अगर बात की जाए तो अभी तक माना जाता था भारत की प्राग ऐतिहासिक संस्कृत वो 2.5 लाख साल पहले शुरू होती। पूरी हिस्ट्री यहां पर यही बताने का प्रयास करती है कि जो मानव है यानी ह्यूमन, इसकी अर्ली लाइफ कैसी थी, यानी प्रारंभिक जीवन इसका कैसा था,
और ये जो इसका प्रेजेंट स्टेटस है, यानी वर्तमान जीवन, इसकी यात्रा उसने कैसे पूरी की, तो यहां से चलकर वो यहां तक आया कैसे, यही तो इतिहास। तो इस तरीके से प्रारंभिक जीवन की कहानी, जिसको हम कहते हैं हिस्ट्री ऑफ अर्ली ह्यूमंस, हमारे असेंटर्स, हमारे पूर्वज, प्रारंभिक मानवों की कहानी से आपका ये अध्याय प्रारंभ होता है। तो इसके अंतर्गत यहाँ पर हम लोग प्री हिस्टोरिक एज पढ़ना शुरू करें, उससे पहले अब सिस्टमैटिक तरीके से चैप्टर वाइज आगे बढ़ेंगे। तो आपका पहला चैप्टर स्टार्ट होता है, वो है प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के साधन। नोटबुक में यह हेडिंग डालिए। कुछ चीजें साथ में लिखते चलेंगे ऐसे। पीछे वाला नहीं लिखा क्या? लिखिए इसको पहले। चलिए, वेट करिए, सब बताऊंगा आपको। जब मैं पढ़ा के खत्म करूंगा ना, शायद पूछने की आवश्यकता नहीं रह जाएगी। देसी का मतलब तो समझते हो ना, बखूबी समझते होगे।
मुखर्जी नगर बच्चा आकर अगर ये भी ना जान पाए तो मुखर्जी नगर आना व्यर्थ हो जाएगा। इतनी दूर से आए हैं आप लोग गांव से, अपने घर परिवार को छोड़ के, देसी ना जान पाओ, विदेशी ना जान पाओ तो काम कैसे चलेगा। क्लास से छूटने के बाद थोड़ा बहुत समय यहाँ दे दिया करो, अपने आप वहाँ परिचय हो जाएगा। ठीक है। क्योंकि मैं 2017 का दृश्य मुझे याद है, तब मेरी क्लास उस बिल्डिंग में हुआ करती थी। क्रिस्टोफर सर के ऊपर वाला क्लासरूम मेरा था, जो मैंने बाद में भारती सर को दे दिया था। तो क्लास लेने के लिए मैं अपनी उस ऑफिस से निकलता था, फाइल लेके जा रहा था, मेरा ही एक स्टूडेंट लाइन में लगा भी है। और उसके बाद फिर जो है हिम्मत देखिए कि मतलब छुपने या हटने के बजाय साथ में आकर के गुड आफ्टरनून भी कर। हमने कहा अरे बेहूदे, सामने पढ़ ही गए थे तो हट जाना था, तुम आगे गुड आफ्टरनून भी कर रहे हो। और फिर उसके बाद कहा नहीं सर, एक्चुअली नाराज मत हुए, बर्थडे जो है मेरे दोस्त का है, उसका अरेंजमेंट कर रहा हूँ। क्या कमाल है, यहाँ बच्चे पढ़ने आते हैं और दोस्तों का बर्थडे अरेंज करते हैं। तो साहित्यिक स्रोतों में दो कैटेगरीज हैं। कुछ किताबें आप पढ़ेंगे, इसमें दोनों अलग अलग दिया रहता है और कहते हैं तीन स्रोत होते हैं, पुरातत्व, देसी साहित्य, विदेशी। इन दोनों सोर्सेस को आप इसमें मिला भी सकते हैं। अब इसके भी आगे बढ़ेंगे तो देसी साहित्य के अंतर्गत एक कैटेगरी आएगी, इसको ऐसे लिखिएगा नोटबुक में। तो कुल मिलाकर आप यहाँ पर ये देखें, इसमें आपको ये टॉपिक तैयार करने, इसमें से पेपर में प्रश्न मिलते हैं, आपको ये टॉपिक तैयार करने, और इसमें भी आप यहाँ पर इस तरह के स्ट्रक्चर पे पढ़ेंगे।
तो हम लोग सबसे पहले शुरुआत करेंगे, वो टॉपिक होगा आपका पुरातत्व। आर्कियोलॉजी। हम्म। हम्म। इसमें जैसे मान लीजिए किसी राजा के दरबार में कोई लेखक है, अब उसने उसकी जीवनी लिखी, मान लीजिए हर्षचरित एक किताब है, तो हर्षचरित धर्म की किताब नहीं है, वो राजा की जीवनी है, तो उसको लौकिक ग्रंथ कहते हैं। ठीक। जैसे चाणक्य नाम के एक बहुत महान विद्वान हुए, उन्होंने एक बुक लिखी है अर्थशास्त्र, राजनीति पर लिखी गई, तो वो धर्म का ग्रंथ नहीं है, वो लौकिक ग्रंथ है। तो जब टॉपिक आएगा सब बताएंगे। चलिए इस पर आते हैं सबसे पहले। अगर हम पुरातत्व की बात करते हैं तो आप नोटिस करें, ये दो शब्दों से मिलकर बना है, पुरा, और पुरा का मतलब होता है ओल्ड, पुराना, और एक शब्द है तत्व, तत्व का मतलब होता है रिमेन्स, यानी अवशेष। कोई भी चीज जो हमें भौतिक रूप से मिला, तत्व का मतलब भौतिक पदार्थ से, फिजिकल रिमेन्स, जो हम छू सके देख सके, उसी को फिजिकल रिमेन्स कहेंगे। जैसे लाल किला भी अपने आप में कहीं ना कहीं पुरातत्व ही तो है। तो कुछ ऐसे भी पुरातत्व हैं जो जमीन के नीचे दबे पड़े हुए थे। अब वो जमीन के नीचे अगर दबे पड़े हैं तो वो कैसे हमें मिलेंगे, तो इसके लिए एक प्रोसेस है जिसको हम कहेंगे एक्सकैवेट करना पड़ेगा, एक्सकैवेशन करेंगे। तो ऐसे जो लैंड सरफेस पर मौजूद है या जमीन के अंदर, जिन्हें एक्सकैवेट करके बाहर निकाला गया, उत्खनन करके बाहर निकाला गया, उन स्रोतों को जमा करके भी इतिहास की पुनर्रचना की गई, रिकंस्ट्रक्ट किया गया हिस्ट्री को। तो हिस्ट्री को रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए इस तरह की पुरानी चीजों का इस्तेमाल किया जाता है, और इन्हीं को क्या कहते हैं, पुरातत्व। और इसमें बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। तो सबसे पहले तो लिखिए पुरातत्व में शामिल क्या क्या है, मतलब है क्या है, लिखिए। लिखिए इन आर्कियोलॉजी द स्टडी मटेरियल द स्टडी मटेरियल रिमेन्स द स्टडी मटेरियल रिमेन्स लाइक माउंट्स like mounds like mounds, terracotta statues, terracotta statues, coins, inscriptions, inscriptions, seals, seals, stone implements, stone implements, metallic tools, metallic tools, metallic tools, monuments, monuments, etc. etc. पुरातात्विक अवशेषों के अंतर्गत, पुरातात्विक अवशेषों के अंतर्गत, पुरातात्विक अवशेषों के अंतर्गत विविध प्रकार की भौतिक सामग्रियां, विविध प्रकार की भौतिक सामग्रियां या अवशेष, या अवशेष, या अवशेष, जैसे टीले, जैसे टीला, जैसे टीला, टेराकोटा से बनी मूर्तियां, टेराकोटा से बनी मूर्तियां, टेराकोटा से बनी मूर्तियां, मोहरें,
मोहरें, अभिलेख, अभिलेख, सिक्के, सिक्के, स्मारक, स्मारक आदि शामिल हैं, आदि शामिल हैं, आदि शामिल हैं। अब सवाल ये खड़ा होता है कि इसमें से अगर बहुत सारी चीजें, जैसे माउंड लिखा, माउंड कहते हैं जो ये चीजें दबी हुई हैं जमीन के नीचे। टीला आप समझते हो धरती का उभरा हुआ भाग। एक एलिवेटेड लैंड पोर्शन, जो एलिवेशन ये दिखाता है कि कुछ नीचे जमीन में दबा हुआ। तो आखिर ये चीजें बाहर निकालता कौन है? तो उसके लिए कुछ भूगर्भ वैज्ञानिक काम करते हैं जिन्हें पुरातत्वविद कहते हैं, आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं। आर्कियोलॉजिस्ट इसके लिए जो प्रोसेस अडॉप्ट करते हैं उसको एक्सकैवेशन कहते हैं। तो एक्सकैवेशन का काम करता कौन है? ये जगह जगह जाकर खुदाई करके ये जो चीजें निकाली जा रही हैं, आज की डेट में भारत में जिम्मेदारी किसकी? कौन है? आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट। तो उसी का पूरा नाम है एएसआई डिपार्टमेंट, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग। ये भारत सरकार का विभाग है, एक केंद्रीय विभाग है जिसके बारे में यहां से आपसे कुछ सवाल पूछा जा सके। इसकी भी तो हिस्ट्री है। जैसे पहला सवाल कि इसका फाउंडर कौन था? कनिंघम। तो अलेक्जेंडर कनिंघम ने इसकी स्थापना की थी। अलेक्जेंडर कनिंघम ने इसकी स्थापना की और कब की थी? तो 1861 में इसकी स्थापना की। यानी अंग्रेजों के जमाने के अधिकारी थे और इन्होंने ये डिपार्टमेंट बनाया था। तो पहली बार ब्रिटिश शासन काल में अलेक्जेंडर कनिंघम ने 1861 में इस डिपार्टमेंट की फाउंडेशन रखी। तो अगला पॉइंट लिखिए। देखिए, आर्कियोलॉजिकल सर्वेयर, आर्कियोलॉजिकल सर्वेयर ऑफ इंडिया, आर्कियोलॉजिकल सर्वेयर ऑफ इंडिया, ऑफ इंडिया is the premier organization, is the premier organization of India, is the premier organization of India in the field of research, in the field of archaeological research, in the field of archaeological research and excavation of archaeological sites, and excavation of archaeological sites, and excavation of archaeological sites, which helps, which helps to reconstruct the history of India, to reconstruct the history of India. It was established in 1861. It was established in 1861. In 1861 by Alexander Cunningham, by Alexander Cunningham, Alexander Cunningham, Alexander Cunningham, a British archaeologist, a British archaeologist, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, सर्वेक्षण पुरातात्विक उत्खननों और अनुसंधान के क्षेत्र में,
पुरातात्विक उत्खननों और अनुसंधान के क्षेत्र में पुरातात्विक उत्खननों और अनुसंधान के क्षेत्र में कार्य करने वाला देश का सबसे प्रमुख संगठन है। कार्य करने वाला देश का सबसे प्रमुख संगठन है। कार्य करने वाला देश का सबसे प्रमुख संगठन है। देश का सबसे प्रमुख संगठन है। जिसकी स्थापना 1861 में जिसकी स्थापना 1861 में जिसकी स्थापना 1861 में ब्रिटिश पुरातत्वविद ब्रिटिश पुरातत्वविद ब्रिटिश पुरातत्वविद अलेक्जेंडर कनिंघम ने की थी। ब्रिटिश पुरातत्वविद अलेक्जेंडर कनिंघम ने की थी। अलेक्जेंडर कनिंघम ने की थी। तो इसी सीक्वेंस में हम लोग आगे की क्लास फॉलो करेंगे। एक बात आपको बता देता हूं कि इस पूरे चैप्टर पर जो आपके लिए नोट्स मैंने बनाया है वो कल तक अपलोड हो जाएगा। हालांकि इसी को पूरा यहाँ पर एक स्टोरी के रूप में लिखा गया है, इसको आप पढ़ लेंगे क्योंकि मैंने कुछ टेक्स्ट बुक फॉलो की है जो बहुत अच्छा मैटर था, उसके बेस पर ये बना दिया है। लेकिन इस पर मैं एक फिर भी शॉर्ट नोट्स आपको बनवाऊंगा। ये पूरा मैटर आपको पढ़ना रहेगा। कल भी ऐसे ही कुछ मैटर साथ में लेकर आऊंगा क्लास में। ठीक, ओके, थैंक यू।